दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं शेखर खंडारे। शेखर जी एक डॉक्टर हैं, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बैठे हैं, वो बल्कि एक भाई की हैसियत से बैठे हैं। शेखर की बहन समेदा खंडारे भी एक डॉक्टर थी। एक ही परिवार में दो डॉक्टर माँ बाप आने वाले दिनों को बड़े उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन 24 साल की कम उम्र में समेदा गुजर गईं। डॉक्टर बने उनको सिर्फ एक ही साल हुआ था। शेखर जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या हुआ? लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, आप कहाँ पैदा हुए थे, आप कहाँ के हैं? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मूर्तिजापुर से। अच्छा। जैसे तालुका प्लेस नियर अकोला, डिस्ट्रिक्ट अकोला के नज़दीक, महाराष्ट्र में। स्कूलिंग हमारा 10वीं तक का वहीं हुआ था और बचपन से ही हायर एजुकेशन परस्यू करने का एक सपना था। डॉक्टर बनने का सपना था? हाँ, डॉक्टर बनने का ही सपना था। आप दोनों का? मेरा था। तो फिर मेरा उसने फॉलो कर लिया, मतलब वो मुझे ही फॉलो करती थी। अच्छा, आप समेदा के बहुत नज़दीक थे जब आप बड़े हो रहे थे? जो मतलब नॉर्मल भाई बहनों का होता है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की केयर करना, मस्ती करना। तो ऐसा क्या हुआ कि समेदा इतनी कम उम्र में गुजर गई? उसका MBBS ख़त्म हो चुका था, वो उसका इंटर्नशिप में थी और दिसंबर 2013 में उसे कुछ इलनेस हुई, मतलब फीवर वगैरह आ रहा था और वीकनेस आ रहा था और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो जो ही सीनियर उसके थे कलीग्स, उनको बताया, तभी इन्वेस्टिगेट किया था, बट कोई कंक्लूसिव ये नहीं आया था, डायग्नोसिस निकला नहीं था उसमें से। तो उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के थोड़ा बेटरमेंट लगा और वो फिर रिज्यूम कर लिया उसने उसका काम। उसके ठीक 1 महीने बाद ये जो उसके सिम्टम्स थे वो काफ़ी वर्सन होते गए और ख़राब होते गए। मतलब इनिशियली जब उसको ब्रेथलेसनेस होता था, वो थोड़ा वर्क करने पे होता था, थोड़ा चलने पे, थोड़ा या फिर क्लाइंब करने पे होता था, सीढ़ी चढ़ने पे सांस लेने में मुश्किल होती। बट देन उसको एट रेस्ट भी उसको ब्रेथलेसनेस होता था। अच्छा। मतलब अगर वो बैठी भी है तो उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होता था। तबीयत और बिगड़ने लगी थी। जब उसका रिपीट एक्सरे किया गया तो उसमें ये पता चला कि उसको आँखों में और उसके ब्रेन में TB स्प्रेड हुआ है। आँखों में और ब्रेन में TB स्प्रेड हुआ है। फिर इलाज शुरू हुआ उसका? हाँ, तो फिर इलाज उसका इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TB का, वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स पे ही उसको स्टार्ट किया। तो विद इन अ वीक उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। लॉस ऑफ एपेटाइट था उसको, जो कि खाती नहीं थी, खाना कम हो गया था। बट जैसे ही ट्रीटमेंट चालू किया तो उसका एपेटाइट भी काफ़ी बढ़ गया था, भूख भी लगने लगी थी। 1 महीना तक उसका ट्रीटमेंट हम लोग किए, तो फिर वहाँ से डिस्चार्ज लिया हम लोगों ने। घर पे वो 1 वीक तक ठीक थी, बट उसके बाद उसको काफ़ी सिर दर्द होता था, हेडेक बहुत ज़्यादा होता था
और उसको हाई ग्रेड फीवर वगैरह आता था, बुखार, और उसको वोमिटिंग्स वगैरह होती थी। तो फिर यहाँ पे उसको फिर से एडमिट कराया सायन हॉस्पिटल में। 4-5 दिन एडमिट होने के बाद में एक बार सडनली उसको अनकॉन्शियस हो गई थी, बेहोश हो गई थी। तो उसको आईसीयू में शिफ्ट किया सायन हॉस्पिटल की। 24 आवर में शी रिगेन हर कॉन्शियसनेस, और उसके बाद में वो ठीक थी। मुझे लगा कि यार मैं मतलब डिस्कस किया सीनियर इंजीनियर से, तो वो बोले कि यू बेटर शिफ्ट हर टू सम गुड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पापा से मेरा डिस्कस किया, पापा वाज लाइक कि ओके यार, मतलब करते हैं, जो करना हम करेंगे। हाँ, वो करना है हम करेंगे, मतलब कितना खर्चा आएगा? तो मैं बोला कि 5-6 लाख तक अराउंड आएगा। तो बोले नो प्रॉब्लम, उतना तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका। तो फिर उसको 6 मार्च को मैं शिफ्ट किया था हिंदुजा हॉस्पिटल। हिंदुजा में उसका इम्प्रूवमेंट ड्रामेटिक था, मतलब वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद शायद अप्रैल एंड में फिर उसका फिर से तबीयत डिटोरिएट होना स्टार्ट हुआ। तो फिर उसका रिपीट एमआरआई किया गया था, तो उसमें दिखाया गया था कि डिसीज़ और वर्स हो गया, मतलब और बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोशिशों के बावजूद टीबी ठीक नहीं हो रहा था। हाँ, उसके बाद 5 मई को उसको मतलब वो फिर से अनकॉन्शियस हुई थी, बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई थी, और सांस लेने का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद में उसका फिर से एमआरआई जब किया तो पता चला कि उसे इन्फार्क्ट हुआ है, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई जो है, ब्रेन टिश्यू जो है वो डेड हो चुका है। स्ट्रोक मतलब, जैसे आ गया। हाँ, स्ट्रोक, और वो इतना मैसिव था कि ऑलमोस्ट 70-80% का ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो गया था। तो उसके बाद में उसको सांस वास तो लेना बंद ही हो गया था, वेंटिलेटर पे ही थी, बेड रिडन ही थी, सेंसेशंस ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट। और फिर ट्रीटमेंट उसका चल रहा था, बट मुझे पता था कि मतलब अब वो नहीं बचेगी। और फिर 30 जून को शी पास्ट। मतलब बीमारी पकड़ में आने के सिर्फ 6 महीने में वो गुजर गई। शेखर जी, मुझे बताइए कि आप डॉक्टर हैं और जहां आप काम कर रहे हैं वहां सारे डॉक्टर ही हैं आसपास। जो मेडिकल सपोर्ट था पूरा था। जो कुछ खर्चा करना था आपने अपनी तरफ से किया, लेकिन फिर भी हम संविदा को नहीं बचा पाए। मैंने सुना उनका डिग्री जो है वो जब अस्पताल में थी, आईसीयू में थी, तभी उसको जब उनको डिग्री, उसका तस्वीर भी आप लाए हैं, हम देख सकते हैं वो। हाँ, ये आपकी मदर हैं? मेरी मॉम जी। एक्चुअली मॉम डैड खाली उसका एडमिशन लेने आए थे। उसके बाद में, बिकॉज मैं था ही, बड़ा भाई है, तो कोई चिंता करने की मतलब उन्हें कुछ लगा नहीं, और फिर डायरेक्टली उसका डेड बॉडी लेगी। शेखर जी, हम आपके दुख में, आपके परिवार के दुख में आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमसे ये बहुत ही मुश्किल एक हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी का है हमसे बांटने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज तक जो हमारी जानकारी थी टीबी के बारे में, उसके मुताबिक टीबी का इलाज मुमकिन है। इलाज थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन अगर हम ठीक से दवाई लें तो हम ठीक हो सकते हैं। तो संविदा के केस में ऐसा क्या हुआ कि सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए? टीबी का रोग सदियों पुराना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के कीटाणु से यह बीमारी होती है। इस कीटाणु को पहचानने और इससे पार पाने का तरीका मेडिकल साइंस को पता है। फिर क्या बात है कि इलाज करने के बावजूद कई बार इस कीटाणु पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। मुंबई के प्रतिष्ठित हिंदुजा अस्पताल में इस विषय पर गहरा रिसर्च चल रहा है। इस रिसर्च में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं देश और दुनिया भर में जाने माने टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जरीर उडवाडिया। डॉक्टर जरीर, आज तक जो हमारी समझ थी टीबी के बारे में वो ये थी कि टीबी का इलाज मुमकिन है। तो संविदा के केस में ऐसा क्या खास हुआ जो सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए? The average TB patient, the sensitive TB patient. एक आम सेंसिटिव टीबी पेशेंट का इलाज बहुत ही सीधा और आसान है। सही निगरानी में 6 महीने तक इलाज किया जाए तो 90% मरीज ठीक हो जाते हैं। जब आप सेंसिटिव पेशेंट कहते हैं तो इससे आपका क्या मतलब है? मतलब पेशेंट के अंदर जो टीबी के कीटाणु हैं वो उन 4 दवाओं से मर जाते हैं जो हम उन्हें देते हैं। तो जब मैं दवा लूं तो मुझ पर काम करेगी? जी, बिल्कुल काम करती है और ये कीटाणु को मारेगी और 6 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा। जी, ये काफी किफायती और असरदार ट्रीटमेंट है जिससे लाखों लोगों की जानें बची हैं।
तो संविदा के केस में ऐसा क्या हुआ? बदकिस्मती से ये सिर्फ संविदा की कहानी नहीं है। हमारे देश में एमडीआर टीबी के मरीज दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं। एमडीआर क्या है? क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है तो हमको ये समझ में नहीं आता। आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो टीबी की 2 प्रमुख दवाइयां हैं जिन पर इलाज का बुनियादी दारोमदार होता है, आइसोनाइजिड और रिफैम्पिसिन। अच्छा। जिस मरीज पर इन दोनों दवाओं का असर नहीं होता उसको जो टीबी है वो एमडीआर टीबी है, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो मतलब दवा काम नहीं करती मरीज पर, उसके अंदर जो कीटाणु हैं उन पर दवा असर नहीं करती। तो मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो ताकतवर हो गया है, वो मरता नहीं है ये दवाओं से? जी बिल्कुल। फिर पेशेंट को 2 साल की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है जिसमें और भी कई दवाइयां दी जाती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स। ये दवाइयां काफी टॉक्सिक मतलब जहरीली होती हैं और इलाज का खर्च भी आम टीबी के इलाज के मुकाबले 500 गुना ज्यादा हो जाता है। ट्रीटमेंट 500 गुना ज्यादा महंगा हो जाता है? जी, ज्यादा महंगा और ज्यादा टॉक्सिक। तो मतलब ये कि उससे साइड इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं? बिल्कुल। करीब 30% मरीज तो भयानक साइड इफेक्ट्स की वजह से ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं। आप समझिए कि एमडीआर का जो मरीज है उसको जो 2 साल तक इलाज करवाना होता है उसमें 15,000 गोलियां खानी होती हैं, 200 इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से कान से सुनना बंद हो जाता है, शरीर टूटा रहता है, किडनियां खराब हो जाती हैं। सोचिए आपकी वो कैसे हालात होंगे कि मरीज चिल्ला उठते हैं कि अब बस करो, अब हम और दवा नहीं खा सकते। ये बेहद लंबा और भयानक इलाज है। और अफसोस की बात यह है कि खतरा यहीं पर नहीं थमता। हम अब एमडीआर टीबी से भी आगे बढ़कर एक्सडीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तक पहुंच चुके हैं, जिस पर 4 दवाइयां काम नहीं करती। ओके। और हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं कि कोई भी दवा काम नहीं कर रही, जिसे हम कहते हैं टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, टीडीआर। तो कितनी दवाएं हैं टीबी के लिए? कुल 12 या 13 दवाइयां हैं। तो इन 13 दवाओं में से अगर मुझ पे जो 2 मेन दवाएं वो अगर मुझ पे काम नहीं करती तो फिर मुझे एमडीआर टीबी है और फिर मेरा इलाज मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर 4 दवाएं काम नहीं करती तो मुझे फिर एक्सडीआर टीबी है, अब और मुश्किल हो गया है मेरा इलाज। जी बिल्कुल। और फिर अब आप कह रहे हैं कि टीडीआर भी है, मतलब अगर इन 13 में से एक भी दवा मुझ पर काम नहीं करती है और फिर मेरा इलाज करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। यही सिद्धांत है। तो ऐसा क्या चेंज आ गया है टीबी के बैक्टीरिया में या कीटाणु में जो अब उस पर दवाएं काम नहीं कर रही हैं? इसके लिए हम सब कसूरवार हैं। अगर सच कहूं तो टीबी के लिए जो सरकारी प्रोग्राम है उसने गलतियां की हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स के तौर पर हम जैसे डॉक्टरों का भी दोष है और साथ ही इसमें सामाजिक परिस्थिति भी जिम्मेदार है। पहले समाज की बात करते हैं। टीबी के पनपने के लिए सारे हालात हिंदुस्तान में मौजूद हैं। घनघोर गरीबी, कुपोषण, बड़ी आबादी, सिगरेट बीड़ी का बढ़ता हुआ चलन, दुनिया भर में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज, HIV, टीबी के कीटाणु को फलने फूलने के लिए इससे बेहतर हालात कहीं नहीं मिल सकते। तो ये सारे हालात जो हैं टीबी के कीटाणु को मदद करते हैं? जी हाँ। और टीबी के कार्यक्रम ने, अगर मैं साफ और बेबाक होकर कहूं, तो एमडीआर टीबी के पेशेंट को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, कैसे? क्योंकि अगर आप मरीज को वो दवा दे रहे हैं जो उस पर असर ही नहीं करेगी, तो भले ही आप कितनी भी निगरानी में दवा दें, उसका कोई असर तो होने वाला है नहीं। और ऐसा ही हुआ है। जिन मरीजों पर कैटेगरी 1 की दवाइयों का असर नहीं हुआ और 6 महीने बाद भी वो ठीक नहीं हुए, तो बजाय ये समझने के कि वो एमडीआर टीबी के पेशेंट हैं, जो बात वैसे तो बहुत ही आसानी से कोई भी समझ सकता है, फिर भी उनका नए सिरे से वही नाकाम इलाज और 8 महीने तक किया जाता रहा। कैटेगरी 2 में उन्हें 5 ऐसी दवाएं दी जाती रहीं जिसमें काफी संभावना थी कि दवाएं काम नहीं करेंगी। तो 6 महीने और 8 महीने यानी 14 महीनों तक ये टेस्ट ही नहीं किया गया कि दवा काम करेगी या नहीं। आप कह रहे हैं कि 14 महीनों तक पेशेंट्स को ऐसी दवाइयां दी जाती थी जो शायद कभी उन पे कभी काम करने वाली नहीं थी? जी, और इसका मतलब ये है कि ऐसा मरीज 14 महीनों तक और भी लोगों को ये बीमारी दे रहा था, क्योंकि वो खुद बीमार था। औसतन जो एक टीबी का पेशेंट होता है, चाहे वो एमडीआर हो या आम टीबी, 1 साल में 10 लोगों को ये बीमारी देता है। तो टीबी कैसे फैलता है मुझे बताइए? हवा के जरिए? जी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तब ये फैल सकता है। खांसने से या छींकने से टीबी का कीटाणु दबे पांव लाखों की तादाद में यहाँ पर फैल सकता है। तो अगर मुझे टीबी है और मैं मान लीजिए ट्रेन में जा रहा हूँ या बस में जा रहा हूँ, तो मैं बहुत लोगों को टीबी दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। और टीबी का कीटाणु किसी इंसान में फर्क नहीं करता आमिर। मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं और आपके ड्राइवर को टीबी है और वो खांसेगा तो कीटाणु आपके अंदर आ जाएगा। और अगर मुझे टीबी है और बंद गाड़ी में मैं खांसूं तो उससे हो जाएगा? बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे कई मरीज धारावी में रहते हैं। 1.5 स्क्वायर किलोमीटर की जगह में वहां करीब 17 लाख लोग रहते हैं।
पूरी दुनिया में शायद ये सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत क्राउडेड। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस किस्म के माहौल में ये बीमारी कैसी तबाही मचा सकती है? ऐसी जगहों पर जहां साफ हवा नहीं है, प्रदूषण है, और ये बात मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, ना ही फिजूल में कोई डर फैलाने के लिए। आपने कहा कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी काफी गलतियां की हैं। तो क्या गलतियां प्राइवेट डॉक्टर्स ने की हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, अनियंत्रित है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, तांत्रिक, नीम हकीम सब हैं। हर कोई पेशेंट खींचना चाहता है, क्योंकि जब टीबी की बात आती है तो हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझता है। स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, मानक हैं, मापदंड हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। हमने धारावी में एक स्टडी भी की थी। वहां पर प्रैक्टिस कर रहे 103 डॉक्टर्स से पूछताछ की। 103 में से सिर्फ 3 का इलाज का तरीका ऐसा था जो सही था। सिर्फ 3? जी। और बड़ी बात यह है कि अगर इलाज में 1 या 2 गलतियां भी हुई, गलत मात्रा में दवाई दी या गलत दवाई दी या गलत कॉम्बिनेशन दिया दवाइयों का, तो 1 महीने के अंदर आम टीबी, MDR टीबी बन सकती है। ओहो, मतलब अगर नॉर्मल टीबी है किसी को तो मैं गलत दवा दूं तो उसको MDR हो जाएगा? जी, और ये जो खतरा है ये हमने खुद पैदा किया है। आम इंसान के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों, आमतौर पे हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि क्लाइमैक्स में हीरो जो है वो विलेन को मारता है और फिर वो हीरोइन के साथ रोमांस दोबारा शुरू करता है। सडनली विलेन वापस खड़ा होता है, मरा नहीं है वो। अब टीबी में अगर आपने उसको पूरी तरह नहीं मारा है तो अब जब वो खड़ा होके आएगा तो वो और ताकतवर होके आएगा। पहले आप उसको पिस्तौल से मार सकते थे, अब आपको मशीन गन की जरूरत पड़ेगी। इस दफा भी अगर आपने उसको ठीक से नहीं मारा तो उसके लिए फिर तोप लगेगा। और उसके बाद कोई भी एम्यूनिशन, इस वक्त ऐसे भी टीबी के बैक्टीरिया है जिसपे कोई भी दवा काम नहीं करती, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मैं करेक्ट बोल रहा हूं? जी, मिसाल फिल्मी है पर सही है। वेल डन। बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे नॉर्मल टीबी है और अगर मेरी 6 महीने की दवा है, 1 महीने में मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं नहीं लेता ये ड्रग क्योंकि मुश्किल भी है लेना, तो मैं खतरे से खेल रहा हूं। तो मतलब अगर आपको टीबी है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें जब तक कि डॉक्टर आपको बताए नहीं कि भैया अब आप क्योर हो गए, अब आप दवा बंद कर सकते हैं। तब तक आपको वो दवा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरीर, मुझे बताइए कि ये समस्या कितनी बड़ी है हमारे देश में? हमारे देश में ये बीमारी महाकाय रूप ले चुकी है। दुनिया भर में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हमारे यहाँ पर हैं। 30 करोड़ लोगों में टीबी के कीटाणु मौजूद हैं और करीब 40 लाख लोगों में ये कीटाणु सक्रिय हैं, मतलब बीमारी का रूप ले चुके हैं, यानी एक्टिव हैं। अगर MDR टीबी की बात करें तो उसमें भी हम सबसे आगे हैं, करीब 1 लाख पेशेंट्स हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों में प्राइवेट सेक्टर के मरीज शामिल नहीं हैं। अच्छा। जबकि एक के बाद एक स्टडी में ये बात सामने आती है कि 70% मरीज प्राइवेट इलाज करवाते हैं। तो ये आंकड़ा 5 या 10 गुना ज्यादा हो सकता है? 5 से 10 गुना ज्यादा तो होगा ही। तो अगर हम इसी लापरवाही से आगे बढ़ते रहे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? हम तबाही की तरफ बढ़ेंगे। MDR के केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे और MDR टीबी एक महामारी का रूप ले लेगी, जिसमें से कई केसेस तो लाइलाज होंगे। हाँ, तो मतलब हम एक तरह से एक टाइम बॉम्ब पे इस वक्त बैठे हुए हैं और जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इसके बारे में सख्त कदम उठाएं। चलिए डॉक्टर जरीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच एंड शेडिंग लाइट्स ऑन दिस वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जो मौत के मुंह से निकलकर वापस आए हैं। एक बड़े बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रहे प्रथमेश अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सितंबर 2010 में अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जांच करवाने पर पता चला कि उन्हें MDR टीबी है। इस बीमारी के इलाज में उन्हें कितनी तकलीफ होने वाली है, इस बात का तब उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। प्रथमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। मुझे बताइए कि जब आपको पहले फर्स्ट टाइम पता चला कि आपको टीबी है तो आपको क्या लगा, क्या रिस्पांस था आपका या आपके परिवार का? आज भी मुझे वो दिन याद है। मेरी माँ रो रही थी, मेरी वाइफ रो रही थी, मेरे फादर रोते रोते नीचे चले गए क्योंकि वो मेरे सामने नहीं रोना चाहते थे। और उस समय पे अगर मैं भी खुद टूट जाता तो शायद मैं भी बाहर नहीं आता। इस ट्रीटमेंट के दौरान
जो दवाई का जो असर होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग चीजें आपको महसूस होती हैं फिजिकली, उसके बारे में हमें बताइए कि कितना मुश्किल था आपके लिए ये टीबी के ट्रीटमेंट में सबसे पेनफुल चीज़ जो होती है वो उसके इंजेक्शंस होते हैं। तो कितने इंजेक्शंस आपको लेने पड़े? मैंने तकरीबन 400 इंजेक्शंस लिए हुए हैं। 400 इंजेक्शंस? 400। एक समय में तो वो सिस्टर भी रोने लग गई कि मैं अभी इंजेक्शन कहाँ दूँ। जो इंजेक्शन मेरे कमर में देते थे वो लिक्विड पूरा बाहर आ जाता था और मुझे पेन होता था, क्योंकि वो एरिया बहुत हार्ड हो जाता है। नेडल लग गया ना तो मैं पूरा बिस्तर पे एकदम हिल जाता था। पेन में मेरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और दवाई का जो असर होता था उसमें ऐसा लगता था ना कि वो दीवार सामने है, ये रोज रोज के मरने से अच्छा एक ही टाइम में सर को अपना पटक कर मैं ख़त्म कर दूं खुद को। पैर में जॉइंट्स में पेन होता था, पूरा बॉडी जाम हो जाता था, हिल नहीं पाता था मैं। हेडेक इस तरह से होता था ना जैसे माइग्रेन का किसी को तकलीफ हो, उससे भी वर्स्ट। खाना पीना नहीं जा रहा था, कुछ भी थोड़ा खाया कि उल्टी करना पड़ता था। और उसमें वो वीकनेस मैं फील कर रहा था क्योंकि मेरा वेट लॉस हो रहा था। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? आगे ऐसे हो गया कि डॉक्टर ने बोला अभी आपके लंग्स मुझे निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट लाइन से कंट्रोल नहीं हो रहा, हमें अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, आप फेफड़े का एक हिस्सा निकाल दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सोच में आया कि 8 महीना तक मैंने इतनी दवाई ली है, इतना टॉर्चर झेला मैंने, है। उसके बाद में अभी मुझे लंग्स निकालना है। तो मेरे फैमिली को तो एकदम शॉक बैठ गया। तो 8 महीना क्या दवाई लिया इसने, और मालूम भी नहीं कि ये क्या है, MDR। और उन्होंने बोल दिया कि ये सर्जरी टेबल पे मर भी सकता है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो ये ऑपरेशन मतलब काफी खतरनाक ऑपरेशन? बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे बाहर आना है। तो आपका ऑपरेशन हुआ? फर्स्ट ऑपरेशन मेरा हुआ। तो पार्ट ऑफ माय लंग्स वेर रिमूव्ड, एक हिस्सा निकाल दिया था। ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर आया। सबसे पहले तो मैं मुंह ही नहीं कर पा रहा था। यानी मैं थोड़ा भी मुंह करने का कोशिश किया तो बहुत पेन हो रहा, एक अजीब तरह का पेन, क्योंकि वो अभी निकाला हुआ है ना। 10 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया, वापस ट्रीटमेंट चालू किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में ही मुझे इतनी तकलीफ होने लग गई, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो गई। तो मुझे लगा कुछ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, श्योरली है। तो ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद उन्हें पता चला कि अरे ये लैप्स हो गया है, दोबारा हो गया। यस। जब भी ये दोबारा हो गया ना तो मेरे घर में तो ऐसा माहौल था कि मातम छा गया। सब लोग रो रहे थे, जैसे मैं अभी इस दुनिया में है ही नहीं। तो मतलब इतना मुश्किल ट्रीटमेंट किया आपने, सर्जरी किया, उसके बाद फिर आपको पता चला कि अभी भी वापस आया हो गया, वापस सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सेकंड सर्जरी भी हुई आपकी? यस। प्रतिमेश जी, आपका ये पूरा जो ट्रीटमेंट चला, ये कितने देर तक चला ट्रीटमेंट आपका? ये मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 4 साल अभी चल रहा है। जी। इस बीच आपको एक बच्ची भी हुई? यस। मेरा जो फर्स्ट सर्जरी था फरवरी में, उससे पहले दिसंबर में शी वॉज बॉर्न। सबसे बड़ा जो अफसोस है वो है कि मैं मेरे लड़की का जो पहला चेहरा होता है देखने का, वो मैं देख नहीं पाया। जब आपकी बच्ची पैदा हुई तो उस समय मैं वहाँ नहीं जा पाया, मैं हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ा था। और मेरे भाई ने बालकनी में आके मुझे बताया कि तुझे एक लड़की हुई है। और इतना पेन से मैं कभी नहीं रोया, लेकिन वो एक समय था ना कि 1.5 घंटे तक मैं बहुत रोया कि आप अपनी बेटी को भी नहीं देख पाया। समाज का क्या रिएक्शन होता है एक टीबी के पेशेंट की तरफ? आपको क्या अनुभव हुआ इसका? लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। सामने से आने वाला बंदा जो आपसे रोज बात कर रहा है, आज आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को तो पता चलता है। जैसे अभी मेरे फैमिली को ही, मेरे फादर एंड माय मदर सोसाइटी में नीचे गए तो कोई ये नहीं पूछता कि आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। सवाल ये पूछे जाते हैं कि अरे टीबी हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या किया उसने, ये सब क्या किया उसने? हाँ, ये सब सवाल, हाँ, ये सब सवाल आता है जब भी ये किसी और का बेटा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी खुद का बेटा हो तो फिर समाज का रिएक्शन कुछ अलग ही होता है। सही है। लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। इसमें मैं कोई स्पेशल ये नहीं हूँ। हाँ, सही। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि किसी को अगर बीमारी हुई है तो उसको आप अपनाओ। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं प्रतिमेश जी, कि अगर हम इस चीज को अपनाएं तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगा, भैया मुझे टीबी है, थोड़ा दूर रह के बात करो। यस। मैं मास्क पहनूंगा,
अब अगर मुझे पता है कि लोग मुझे धुतकारेंगे, मुझे भगाएंगे, मुझे हटाएंगे, तो मैं क्यों बोलूं? फिर मैं भी छुपाऊंगा कि मुझे टीबी है, फिर मैं आपके बीच में बैठूंगा, 10 लोगों को और दूंगा। सही बात है। तो समाज में हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो जितने प्रिकॉशन उसको लेने हैं, हमको लेने हैं, वो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान मेरे फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे संभालना चाहिए, तो ये मामले में मैं बहुत खुश नसीब था। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया। जहां आप काम करते हैं, मैं ICICI बैंक में काम करता हूँ, तो बैंक ने जब भी चाहिए तभी छुट्टी दिया, सैलरी चालू रखी। वाह, बहुत बड़ी बात है सर, कोई नहीं करता आज के तारीख में। ये जो मेरी बीमारी है, इसमें जो खर्चा भी हुआ। कितना खर्चा हुआ? लगभग 20 से 25 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है। 20 से 25 लाख खर्चा हुआ? हाँ, इसमें बैंक ने हमारा पॉलिसी किया हुआ है, तो लगभग 10 से 12 लाख वहाँ से हमने कवर कर लिया। और यहाँ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एक अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी आप निकाल लीजिए। प्रतिमेश जी, मैं आपको बताऊं, आज हमारी ऑडियंस में सभी ऐसे लोग हैं, भारी मेडिकल इंश्योरेंस है इनका, लेकिन 20 लाख 25 लाख का तो मेडिक्लेम भी कवर नहीं करता। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसके लिए मैं बच पाया, और मुझे एक मॉरल सपोर्ट था कि चलो पैसे का तो चिंता नहीं है, आप लड़ पाए। यस। चलिए प्रतिमेश जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप इस मुश्किल दौर से और मुश्किल बीमारी से आप बाहर निकल आए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी छोटी सी बच्ची के साथ हैं, आपके पूरे परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वहाँ एक लिफ्टमैन था। मैंने देखा कि इसको TDR ट्यूबरकुलोसिस है। TDR टीबी मतलब कोई भी दवा उस पे काम नहीं करती, वो वाला टीबी। इस लिफ्टमैन ने कितने लोगों को टीबी दी होगी? प्लीज वेलकम हिंदुस्तान के चहीते सुपरस्टार और मेरे प्यारे दोस्त सलमान खान। वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो खत्म होते ही ठीक 12:30 बजे मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। आप ट्विटर, फेसबुक या डायरेक्टली मुझे फोन कॉल करके अपने सवाल, सुझाव, अनुभव सीधे मेरे साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब टीबी का मर्ज सही तरीके से दवा करने से ठीक हो जाता था, लेकिन अब ये जो नई किस्म की टीबी सामने आ रही है, MDR टीबी, XDR टीबी, TDR टीबी, मतलब जिस पर दवाएं काम नहीं कर रही हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। और टीबी का जो मर्ज है वो हवा के जरिए फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। तो अब अगर किसी को टीबी का रोग लगता है तो उसमें यह खतरा बढ़ गया है कि कहीं ये MDR टीबी तो नहीं, क्योंकि अगर किसी को MDR टीबी है तो वो दूसरे इंसान को साधारण टीबी नहीं देगा, MDR टीबी देगा। बात करते हैं डॉक्टर शैलजा से, जो मेरे ही इलाके बांद्रा में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर शैलजा, आपका क्या अनुभव रहा है MDR टीबी के साथ? एक्चुअली मैं एक कंपनी में काम करती हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ एक लिफ्टमैन था। जब वो मेरे पास आया, रिपोर्ट्स उसने बताए, तब मैंने देखा कि इसको TDR ट्यूबरकुलोसिस है। TDR टीबी मतलब कोई भी दवा उस पे काम नहीं करती, वो वाला टीबी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बंबई का वो इलाका है जो बहुत ही पॉश माना जाता है, जहां सब बड़ी कंपनीज के दफ्तर हैं। जी। तो मैंने कहा फिर आप काम कैसे कर रहे हो लिफ्ट में? रोज हजारों लोग आपके साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग में वो लिफ्टमैन? ऑफिस बिल्डिंग में लिफ्टमैन थे। फिर 2 दिन के बाद मैंने देखा कि वो आया ही नहीं, और फिर बाद में पता चला कि वो एक्सपायर हुआ है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस लिफ्टमैन ने कितने लोगों को टीबी दी होगी। लिफ्टमैन और क्या करता? अगर वो अपने बॉस से कहता कि भाई मुझे टीबी है, तो उसको काम से निकाल दिया जाता। तो उस डर से हम अक्सर बताते भी नहीं कि हमें टीबी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये एक ऐसा मर्ज है जिसके खिलाफ हम सबको एक होकर लड़ना होगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस बीमारी के खिलाफ लड़ना है। या तो हम सब एक साथ तैरेंगे या हम सब एक साथ डूबेंगे। ये समस्या इतनी बड़ी है कि सरकार को भी इसकी गंभीरता का एहसास है, और कई सालों से वो एक बड़े पैमाने पे कदम उठा रही है। आइए देखते हैं कि वो क्या कदम है। सन 1992 में देश में टीबी से लड़ने के लिए एक नया कार्यक्रम बनाया गया, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम।
टीबी की मुफ्त जांच और मुफ्त दवाइयों की सुविधा को देश भर में पहुंचाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य था। इस कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा था डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी सीधी निगरानी से ये पक्का करना कि रोगी नियमित रूप से दवाई ले रहा है। इसके तहत देश भर में डॉट सेंटर्स खोले गए, जहां रोगियों को स्वास्थ्य कर्मचारियों की देखरेख में दवाइयां खिलाई जाने लगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम का फायदा 1 करोड़ 10 लाख रोगियों तक पहुंच चुका है। एक बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को सफल माना जाता है। लेकिन क्या इस कार्यक्रम में अभी और सुधार की जरूरत है, और क्या ये एमडीआर टीबी से निपटने के लिए सक्षम है? दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ललित कुमार आनंदे। डॉक्टर आनंदे, आप एशिया के टीबी के सबसे बड़े अस्पताल में 25 साल से काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं टीबी के रोग को? बहुत सारे मिथ्स है लोगों में। क्या है टीबी? टीबी सब इसको टीबी बोलते हैं। हाँ। इसका जो ऑर्गेनिज्म है, जो टीबी जो कॉज करता है, बैक्टीरिया, इसका नाम, इस जंतु का नाम माइकोबैक्टीरियम है। ट्यूबरकुलोसिस इसको स्पेसिफाई किया गया है। पहले उतना एग्रेसिव नहीं हुआ करता था, धीरे-धीरे बढ़ता था, धीरे-धीरे था। जो पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, डिफॉल्ट करता था, उनमें जो एक्सरे में जो बदल आते हैं हमको, जो दिखते थे, आज के दौर में हम जो दिख रहे वो काफी अलग है। अच्छा। जो उस वक्त हम जिस तरह का पेशेंट देखते थे कि 4-1 साल अगर नहीं लिए तो उसके फेफड़ों में कैविटी बनती थी, खड्डे, दवा नहीं लिया 4 साल तक तो, और अब तो शुरू में ही आ जाता है पेशेंट 1 महीने के अंदर। 1 महीने पहले तो उसको पता भी नहीं कि मुझे टीबी है। 1 महीने पहले उसको सिम्टम्स भी नहीं थे, यानी वो बीमारी नहीं था, उसको खांसी वगैरह होती है, और वो जो प्रेजेंटेशन जो दिखता है, उसके फेफड़े में बड़े बड़े कैविटीज हो चुके रहते हैं। इतना जल्दी? 1 महीने में। 1 महीने ये पहले हम कभी देखते नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये होने लग गया है कि इसको अगर डायग्नोज हम जल्दी ना करें कि ये एमडीआर नहीं है, तो ये बड़ी तेज स्पीड से पूरा फेफड़ा खराब कर देगा, दोनों फेफड़ा खराब कर देगा। तो हमें बड़ा जल्दी पता करना चाहिए कि ये नॉर्मल टीबी है कि एमडीआर टीबी है, फटाक से पता करना चाहिए। ये तो काफी जरूरी हो गया है। मुझे बताइए कि सरकारी जो प्रोग्राम है उसमें क्या सुविधा है कि अगर आप पेशेंट हैं, आप आए टेस्टिंग के लिए, तो आपका पॉजिटिव आया कि आपको टीबी है, तो एमडीआर है नहीं है, वो फौरन टेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या प्रोसीजर है? कैटेगरी 1 आप ले लो, अब चालू करो और 6 महीने तक लगातार लेते रहो। 6 महीने तक? 6 महीने तक जब पेशेंट लेता था टैबलेट्स वगैरह, अगर नहीं ठीक हो गया, नहीं ठीक होने का मतलब ये होता है कि उसके थूक में पॉजिटिव है। 6 महीने के बाद वो पता करेंगे कि मुझे एमडीआर है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक नहीं होगे तो आप कैटेगरी 2 तक बढ़ेंगे। फिर वो और एक 6-8 महीने की और एक ट्रीटमेंट थी वहाँ पर। मैं फिर तब भी ठीक नहीं हूँ? आप फिर ठीक न होना है, दोनों फेफड़े खराब हो जाते। तो ठीक और न ठीक होने के लिए मेरे ख्याल से पेशेंट का जिंदा रहना बहुत जरूरी था कि बताने के लिए मैं ठीक नहीं हो गया, क्योंकि कैटेगरी 1 देर तक वो जिंदा ही नहीं रहता। फिर तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो बेचारे एमडीआर के पेशेंट्स हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आता कि एमडीआर के हैं, और उनको नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनमें डायग्नोज ही नहीं किया गया है कि ये एमडीआर है या नहीं है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मिस्टर लांजेवार मौजूद हैं। लांजेवार जी, आपके बेटे की तबीयत खराब हुई? हाँ जी। और उनको टीबी का इलाज करना पड़ा जी। उसके बारे में हमें बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव तो बहुत बेकार रहा। उसको ट्रीटमेंट चालू किया 6 महीने का, सरकार का प्रोग्राम के हिसाब से। हाँ, 6 महीने का चालू गया। उसमें 6वें महीने में उनका तबीयत ज्यादा खराब हो गया वो गोली से। 6 महीने के बाद? हाँ। फिर तो जो ट्रीटमेंट जो देते हॉस्पिटल से, उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा लड़का खाता नहीं होगा गोली, या इलाज ठीक से नहीं कर रहे तुम लोग? ठीक से करते नहीं होंगे। लेकिन आप लोगों ने इलाज ठीक से किया? हाँ, और गोली भी ठीक से खाया। किसी को ऐसा लगता है कि अपना, किसी को नहीं लगता है कि अपना बेटा मरे करके, लेकिन उसमें ऐसा हो गया। ऐसा मेरे लड़के को ज्यादा हो गया, वही 6वें महीने में। सरकार का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से आपने किया। 6 महीने आपने दवा लिया, उसको फायदा नहीं हुआ ट्रीटमेंट, लेकिन ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा लड़का को ज्यादा टीबी हो गया, एमडीआर हो गया। एमडीआर हो गया। हाँ। तो अभी आपका सिवड़ी हॉस्पिटल में आपका बेटा है? हाँ। डॉक्टर आनंद, इनके बेटी का केस बताइए हमको। इनका लड़का एमडीआर पेशेंट है? तब तो नहीं पता चला, जब मेरे पास आए तब तो पता नहीं था। जब हमने वो टेस्ट किया तब हमको पता चला कि ये एमडीआर है। उनके जो लड़के का अगर फेफड़ा आप देखोगे तो उसके लेफ्ट साइड का आधा पार्ट तो चला गया है, क्योंकि उसको वो ट्रीटमेंट चालू नहीं की थी।
टाइम पे ट्रीटमेंट चालू, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं चल, हालांकि उसने हर चीज की जो उसको बोली गई तो ले रहा था। एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर जो जानकार है टीबी के बारे में, वो ऐसे केस में सबसे पहले टेस्ट करेगा कि आपको एमडीआर टीबी है या नहीं। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? प्रोग्राम में वो नहीं है। तो प्रोग्राम में क्या है? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, अगर मुझे पता चलता है कि मुझे टीबी है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मुझे कौन सा टीबी है, टीबी नॉर्मल वाला है या एमडीआर टीबी है, किसका इलाज शुरू करूं मैं, क्योंकि दोनों का इलाज अलग अलग है। तो अगर मुझे पता चलता है कि मुझे टीबी है, तो एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जिससे पता चलता है एक दिन के अंदर कि भाई मुझे एमडीआर है या नहीं। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे एमडीआर टीबी है, तो फिर एक और टेस्ट की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं कल्चर टेस्ट, जिससे पता चलता है कि 13 में से कौन सी दवाएं मुझ पर काम करेंगी, कौन सी दवाएं मुझ पर काम नहीं करेंगी, ताकि मैं सही दवा लूं, गलत ना लूं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आपने टेस्ट किया, हाँ मुझे टीबी है, दूसरा आपको एमडीआर है, हाँ मुझे एमडीआर है, तीसरा कौन सी दवाएं मुझ पे काम करेंगी। ये स्टेप बाय स्टेप हम पता कर सकते हैं ताकि हमारा इलाज सही दिशा में शुरू से ही जाए। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है, ये सरकार के प्रोग्राम में क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज आई फील कि बहुत सालों पहले ये जो म्यूनसिपालिटी या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ना, हाँ, राजा और प्रजा, ये अलग अलग नहीं हुआ करते थे। राजा के लिए भी वही हॉस्पिटल था और प्रजा के लिए भी वही हॉस्पिटल था। आज राजा के लिए कोकिला बहन है, हिंदुजा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो भी है। तो ये प्रजा के हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे चेंज करूँ? पहली स्टेज पे जब ड्रग कल्चर सेंसिटिविटी करना चाहते हैं, तो कॉमन मैन के लिए अलग और प्रजा के लिए अलग, राजा के लिए अलग है। प्रजा के लिए आप रुको, अभी 6 महीना आप यही दवा लो। राजा अपनी 13 ड्रग की जरूर करवाएगा और प्रजा जो है वो ऐसी चलती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इस मर्ज के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें या तो हम सब एक साथ तैरेंगे या हम सब एक साथ डूबेंगे। ये मर्ज अन्य बीमारियों की तरह नहीं है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और उसका अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो सिर्फ उसकी जान खतरे में है। लेकिन अगर आप टीबी के पेशेंट हैं और अगर आपकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होती, तो ना सिर्फ आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन सभी लोगों की जान को खतरा है जो आपके आसपास रहते हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त या जहां पर आप काम करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने पूरे देश का दौरा किया, ये समझने के लिए कि सरकार का टीबी का प्रोग्राम कैसा चल रहा है, किन हालातों में चल रहा है। आइए देखते हैं क्या सामने आया। डॉट्स के कार्यक्रम ने देश भर में टीबी के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ कमियां पाई गई हैं जो टीबी के असरदार इलाज में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। पहला मुद्दा, कार्यक्रम में दवा हर रोज नहीं दी जाती, एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है। पब्लिक हेल्थ में, गवर्नमेंट में अभी ऑल्टरनेट डे, थ्राइस अ वीक थेरेपी है। दुनिया भर में ये डॉट्स डेली थेरेपी दी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज, जो हमारी जो इंटरनेशनल हमारी पेरेंट बॉडी है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेट डे थेरेपी लीड्स टू रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस। दूसरा मुद्दा, डॉट्स के केंद्रों की समय सीमा कई बार मरीजों की सुविधा के अनुसार नहीं होती। मरीज को अपना कामकाज छोड़कर दवा खाने के लिए आना पड़ता है। 9 to 2 के बीच में पेशेंट आ गया तो दवाई मिल गई, नहीं तो पेशेंट अगले दिन आके खाएगा, तो उसका शेड्यूल बिगड़ गया। 2-3 केसेस ऐसे हैं जो कि जांच के लिए तो गए, ब्लड आ रहा है, उनके कपड़े में दिख रहा है ब्लड, और वहां से उनको वापस किया जा रहा है कि आज नहीं, अब तो आप कल आइएगा, और अभी तो 1:30 बज गया, 2 बजे लैब बंद हो जाएगी। तीसरा मुद्दा, दवाओं की कमी और दवाओं का समय पर ना मिलना। जब हमारे मर्ज निकला तो कहा कि अभी दवा नहीं है, दवा आने में टाइम लगेगा। हम रुके हुए करीब 1 महीने से। हमें तो ये बताया गया कि सरकार के पास दवा कम है। पूरा डिस्ट्रिक्ट को अगर हम तुलना करें तो कई एक ऐसे लोग हैं जो दवाओं की शॉर्टेज की वजह से खत्म हो गए। हम दीदी 6-7 बार गए थे, जब गए तो ये कह रहे थे कि कैटेगरी 2 की दवा है ही नहीं। उनकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। खांसी आई और ब्लड निकला मुंह से, और 2-4-10 मिनट के बाद मृत्यु हो गई। इतना दुख हुआ कि इस हत्या के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि 7 महीने से हमने उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया और उसके सिवा हम कुछ नहीं कर पाए। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि साधारण टीबी के अधूरे इलाज से एमडीआर टीबी का खतरा बढ़ जाता है।
प्रोग्राम खुद एमडीआर क्रिएट कर रहा था, क्योंकि दवा आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं ठीक से। चौथा मुद्दा, कार्यक्रम के सही जमीनी अमल की मॉनिटरिंग यानी निगरानी में कमी। और बहुत सारे जिले में जैसे हमने देखा कि प्रोग्राम का सुपरविजन और मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। इवैल्यूएशन टीम ने कार्ड निकाला एक पेशेंट का, बोला ये पेशेंट दवाई खा रहा है? हाँ खा रहा है, चलो इसके घर ले चलो। घर गए, उसने पेशेंट को बुलाया, तो पेशेंट की फैमिली मेंबर से, वो तो उनका तो इंतकाल हो गया 2 महीने पहले। 2 महीने पहले इंतकाल हो गया, आप कार्ड पे टिक करते जा रहे हैं, रोज दवाई खा रहा है। बहुत अच्छा, इससे बढ़िया प्रोग्राम अभी तक इंडिया का कोई नहीं है पेपर वर्क में। पांचवा मुद्दा, कार्यक्रम में मुफ्त दवा और जांच के काम में भ्रष्टाचार, करप्शन। जब दवा लेने पे गया मैं, उन्होंने लिया 100 रुपए आप दीजिए खर्चे के लिए, तब आपको दवा मिलेगी। उन्होंने कहा ये दवा जानते हो कितनी महंगी है? तो हमने कहा जी बताओ। तो बोले ये दवा बहुत महंगी है, आप हमें कितना दे सकते हो? डॉट्स टीबी के इलाज का सही तरीका है, लेकिन कार्यक्रम की इन खामियों की वजह से कई मरीजों की जान खतरे में है। जी मौत है, क्या दवा नहीं खाएंगे तो। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त हैं एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर कुलदीप सचदेवा और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस की डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने का। डॉक्टर सचदेवा, हमें बताइए कि सरकार के प्रोग्राम में अगर पता चले कि मुझे टीबी है, तो क्या शुरू में ही टेस्टिंग होती है कि मुझे साधारण टीबी है या एमडीआर टीबी है, ताकि मैं सही दवाई लूं? तो ये टेस्ट शुरू में ही होता है सरकार के प्रोग्राम में? साइंटिफिकली एडवाइजेबल नहीं है कि नए पेशेंट्स में स्पुटम पॉजिटिव उसी समय उसकी एमडीआर की टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि एमडीआर के रेट नए पेशेंट्स में 3% से कम है। 97% को आप अननेसेसरी टेस्टिंग में एक्सपोज कर रहे हो। एक्सपोजर क्या है इस टेस्टिंग में? मुझे तो सिर्फ थूकना है, कोई खतरा तो है नहीं इस टेस्ट में मेरे लिए। सौम्या जी, आपका क्या ख्याल है? आप तो रिसर्च की हेड हैं, आपको क्या लगता है? आइडियली हर एक टीबी के मरीज को शुरू में ही ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि शुरू में ही होनी चाहिए। और सरकार का भी ये प्लान है कि अगले 5 साल के अंदर ये सबको ये सुविधा उपलब्ध हो, ताकि उसको शुरू से उसको ठीक दवाई, सही दवा उसको शुरू से ही मिलना चाहिए। डॉक्टर सचदेवा, दुनिया भर में आमतौर पे जो टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, उसमें ट्रीटमेंट डेली डोज पर चलता है, हर रोज दवा दी जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी हर रोज दवा दी जाती है उनके सरकार के प्रोग्राम में। तो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है, उसमें हम क्यों एक दिन छोड़कर एक दिन दवा देते हैं? ऐसा क्यों? जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इन सब कंट्रीज ने भी इंटरमिटेंट से ही शुरू किया था। अब ये बदल गए, बाद में ये लोग दिल्ली पे आए और वैसी सोच हमारे देश में भी चल रही है कि हम भी दिल्ली पे शिफ्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि हाँ, आप नहीं, बेटर नहीं बोल रहे हम। डेली और इंटरमिटेंट बराबर है। डेली आपको बेटर नहीं बोलना है। डेली में ऑब्जर्वेशन तो जो अच्छा नहीं है आपको उस पर शिफ्ट करना है, लेकिन वो बेटर है वो नहीं बोलना आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा खुल के बोलिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। जो एक्चुअल फैक्ट है वो बताइए। देखिए, हम लोग भी इस चेंज के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि डेली हो जाए, अब डेली। लेकिन उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, क्या इतने बड़े स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है। जी जी। तो हम भी डेली को उसको अपनाएंगे। सरकारी प्रोग्राम में जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको जहाँ क्लिनिक है वहाँ आना पड़ता है और वहाँ वो आपको दवा देते हैं, आप उनके सामने वो दवा लेते हैं और इसकी टाइमिंग होती है सुबह 9 से 2 बजे तक। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये तो मेरे काम का टाइम हो गया। अब मैं काम छोड़ के यहाँ आऊँ दवा लेने के लिए, तो फिर मेरा काम जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में? प्रोग्राम में कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर्स हैं, कोई भी आपका डॉट प्रोवाइडर हो सकता है, आपका पड़ोसी आपकी दवाई ऑब्जर्व कर सकता है। तो इस तरह से 40% पेशेंट्स को कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो 100% होना चाहिए। 40% आप कह रहे हैं वो है, 60% आपके कर्मचारी हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये स्टेट्स का जिम्मेदारी होती है, तो स्टेट्स चाहें तो 100% रखें कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर। व्हाट अबाउट जो हमने जो केसेस सुने हैं जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमसे पैसे भी लेते हैं, हम आपका दवा बंद कर देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? कई जगह हमारे सामने भी ऐसी कंप्लेंट आती है, हम उसको जांच कराते हैं और कोई निकलता है जांच में तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अक्सर स्टॉकआउट्स की कंप्लेंट्स आते हैं कि दवा है नहीं, तो जो पेशेंट दवा ले रहा है वो बीच में उसको छोड़ देना पड़ता है क्योंकि दवा नहीं पहुंच रही है उस जिले में या उस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? स्टॉकआउट एक वन ऑफ फेनोमेना था जो कुछ दवाइयों में, वो बच्चों की दवाई में कुछ समय के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया। उसके बाद इमीडिएटली उसके लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया गया। तो अभी की अगर कंडीशन देखें तो देयर आर एडिक्वेट स्टॉक्स एंड
इस चीज़ को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। तो सज्जन जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको ये चीज़, जैसे हम लोग थोड़ा वरिड हैं ये जान के, आप वरिड नहीं हैं, आपको लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है? हम तो बहुत वरिड हैं। नहीं, देखिए, हमें घबराना ज़रूर चाहिए। मैं समझती हूँ कि टीबी हमारे देश में एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, और इसको निगलेक्ट किया गया है। देश में अभी भी अगर 2.5-3 या उससे ज़्यादा लोग टीबी से हर साल मर रहे हैं, 2.5-3 लाख। हाँ, तो दिस अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। हम अपनी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, बात करते हैं, पर जैसे चाइना ने अपने टीबी के प्रॉब्लम को 10 साल में आधा गुना कर दिया। अच्छा। और ब्राज़ील ने भी बहुत कम कर लिया है। तो हमें भी ये चैलेंज लेना चाहिए कि हमारे देश में हम अगले 15 या 20 सालों में इसको कंट्रोल करेंगे। जी बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हमें, यानी सरकार, डॉक्टर्स और समाज को मिलकर टीबी को एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की तरह लेना चाहिए और टीबी के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-833-4004। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके समर्थन से बहुत कुछ बदलाव आता है और हमें एक हिम्मत मिलती है कि वाकई मुमकिन है। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ये अच्छा मौका है मिस्ड कॉल देने का। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे डॉक्टर से जिनके पास टीबी के खिलाफ एक जादुई वैक्सीन है। मेरी दादी को टीबी हुई थी। She didn't recognize my father. और उनको ठीक से गले भी नहीं लगा पाई, मिल भी नहीं पाई। कुछ नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे डॉक्टर से जिनके पास टीबी के खिलाफ एक जादुई वैक्सीन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग भार्गव। डॉक्टर भार्गव, मुझे बताइए कि क्या है ये जादुई वैक्सीन जो हम टीबी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं जी, हम क्या उसकी जड़ तक गए हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं कि क्यों लोगों को यहाँ इंडिया में इतने व्यापक स्तर पे टीबी हो रही है? जिसको भी संक्रमण होता है टीबी के कीटाणु से, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, 90% हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो उस पर काबू पा लेती है। तो टीबी बीमारी उत्पन्न होने के लिए फिर वो सारे मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं जो ये रोग से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं। और वो क्या है? और वो है भारत में फैला हुआ कुपोषण। कुपोषण, अगर आपको कुपोषण है तो कम से कम आपकी टीबी से होने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। पूरे भारत में देखें तो करीब 36% महिलाएं कुपोषित हैं। 36%? पुरुषों में इसका आंकड़ा करीब 34% है। मगर अभी तक हम अपनी टीबी की समस्या को इस कुपोषण की समस्या के साथ मिला के हमने नहीं देखा है। हमने उसको जोड़ा नहीं है, जबकि ये जुड़ी हुई है। अगर एक चीज की बात करते हैं जो इस बीमारी पर काबू पा सकती है, तो वो वैक्सीन बाजार में किराने की दुकान पे भी उपलब्ध है, उसकी कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, और ये वैक्सीन है संतुलित और पोषक आहार। ठीक से खाना खाइए। हाँ जी। अच्छा, अब ये कोई बोलेगा कि आपके पास, मेरे पास क्या सबूत है कि ये वैक्सीन काम करेगी? 19वीं शताब्दी में जो आज हम टीबी की मार इंडिया में झेल रहे हैं, टीबी की मार वहां उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। कहां पर? यूरोप में। ये जान के लोगों को अचंभा होगा कि 1850 से लेकर 1950 तक जब कोई दवा उपलब्ध नहीं थी टीबी की, लगातार जब वहां जीवन का स्तर बढ़ा और खासकर पोषण का स्तर बढ़ा, तो टीबी का जो प्रचलन थी वो कम हुआ, कई गुना कम हो गया। तो सिर्फ अच्छे पोषण से इतना फर्क हुआ? तो अगर टीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है तो उस लड़ाई में हमको कुपोषण को भी हमको हमारा दुश्मन बनाना पड़ेगा। कुपोषण से लड़ते हैं तो शायद हम सिर्फ टीबी से नहीं लड़ेंगे, बहुत सारी और चीजों से लड़ सकेंगे। मतलब अच्छा पोषण सबसे जरूरी कवच है इस जंग में, लिहाजा टीबी के खिलाफ जंग मतलब कुपोषण के खिलाफ जंग। जी चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अमेरिका जैसा सुपर पावर का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क भी टीबी की चपेट में आ गया था, और यह ज्यादा पुरानी नहीं, 90s की बात है। आइए देखते हैं कि न्यूयॉर्क ने टीबी को कैसे हराया। न्यूयॉर्क शहर में टीबी के केसेस सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने बिना वक्त गंवाए टीबी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। लोगों को टीबी की चपेट से बचाने के लिए
सरकार ने टीबी की रोकथाम में लगने वाले पैसे को तुरंत 10 गुना बढ़ा दिया। जगह जगह टीबी क्योर सेंटर्स खोले गए। इरादा बिल्कुल साफ था, अगर टीबी मुक्त शहर बनाना है तो शहर का एक भी व्यक्ति इलाज से अछूता नहीं रहना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं किया गया कि मरीज खुद बीमारी की शिकायत लेकर अस्पताल आए, बल्कि जोशीले कार्यकर्ताओं की ऐसी टुकड़ियां तैयार की गईं जो घरों, स्कूलों, हॉस्टल्स जैसी जगहों पर जाकर लोगों तक टीबी की दवा की खुराक रोजाना पहुंचाने लगी। क्रिमिनल्स, ड्रग डीलर्स या देह व्यापार से जुड़े लोगों का विश्वास जीतकर उनके अड्डों तक पहुंचकर भी कार्यकर्ताओं ने उनका इलाज किया। जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया ताकि वो इस रोग से लड़ सकें। स्वास्थ्य विभाग की ये पुरजोर कोशिशें और समर्पित कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और महज 4 साल में एक बड़े पैमाने पर न्यूयॉर्क शहर टीबी की रोकथाम करने में कामयाब रहा। चलिए दोस्तों, अब 3G लिंक के जरिए जुड़ते हैं रेबेका स्टीवंस के साथ, जिन्होंने न्यूयॉर्क में इस लड़ाई में एक सिपाही का काम किया था। थैंक यू रेबेका फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। रेबेका, आपने कई टीबी के मरीजों के साथ काम किया है, उनमें से कई गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स, इस किस्म के लोग थे, तो आपके लिए ये काफी अजीब रहा होगा ऐसे मरीजों के साथ काम करना। Yes, I mean, I worked in Newark and at the time there was a lot. जब मैं न्यूयॉर्क में काम कर रही थी उस वक्त वहाँ काफी क्राइम का माहौल था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग बंदूकें लेकर एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, गैंग वॉर्स हो रही हैं। लेकिन मेरे जहन में बात साफ थी, मेरा जिम्मा उनको बदलने का नहीं था, मेरी जिम्मेदारी उनके इलाज की थी। तो अगर आप किसी गैंगस्टर को दवा देने गई और वहां पर आपने देखा कि ड्रग्स या बंदूकें रखी हुई हैं, तो आपने उन चीजों को नजरअंदाज किया और बस उन्हें दवा खिलाई? जी हाँ, मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि हो सकता है कि उनके कामों से हम सहमत ना हो, फिर वो चाहे ड्रग्स बेचते हो या देह व्यापार करते हो, पर वो इंसान बीमार है और उसे हमारी मदद की जरूरत है और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, ना कि उनकी जिंदगी पर या उन पर कोई फैसला सुनाना। रेबेका, इतना बेहतरीन काम करने के लिए मैं आपको और आपके साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। You're more than welcome. It was my pleasure. Thank you. दोस्तों, अमेरिका ने पहचाना है कि जो डॉट्स प्रोवाइडर है, वो इंसान जो खुद रोगी को दवा देता है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इस लड़ाई में टीबी के खिलाफ। इसी तरह हिंदुस्तान में भी एक संस्था है जिसने डॉट्स प्रोवाइडर, दवा देने वाले की अहमियत को समझा है। ऑपरेशन आशा ने डॉट्स के जमीनी अमल में कई खास सुधार किए हैं। मरीजों को दवा लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए डॉट सेंटर्स को रोगियों के नजदीक लाया गया है। गली गली पान की दुकान टीबी की दवाई रख लेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी मरीज को दवाई खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। इन केंद्रों में डॉट्स प्रोवाइडर्स भी उसी इलाके के लोग होते हैं। जो हमारा हेल्थ वर्कर है वो उसी एरिया का और उन्हीं लोगों का आदमी है, उनका अपने परिवार का है, जो उन लोगों से बातचीत कर सके, उन लोगों को समझा सके। जब कोई मरीज दवाई खाने नहीं आए तो हम लोग अपने प्रोवाइडर से उम्मीद करते हैं कि मरीज नहीं आया, आप उसको फॉलो करें। अब हमारे हेल्थ वर्कर ने फॉलो किया या नहीं किया, या हो सकता है उसने फॉलो नहीं किया और हमसे आके कह दिया कि मैम हमने तो दवाई खिला दी, इसलिए हमने सोचा कि सुपरविजन जरूरी है। मरीज नियमित रूप से दवा ले रहा है या नहीं, इस निगरानी के लिए ई-कॉम्प्लायंस नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। हर बार दवा देते वक्त साथ ही मरीज का फिंगरप्रिंट यानी उंगली का निशान भी लिया जाता है, जो इस बात का सबूत होता है कि मरीज ने दवा खाई है। मैं आपको एक क्लिक पर, जो हमारा डेटाबेस है, एक क्लिक पर दिखा सकती हूँ कितने सेंटर्स हैं, हर सेंटर में कितने मरीज हैं, कौन प्रोवाइडर है, कौन मरीज आया, कौन मरीज नहीं आया, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक और जहां ये तकनीक असरदार है, वहीं किफायती भी। हमारी एक्स्ट्रा लागत हर मरीज पर सिर्फ टोटल 150 रुपया है। 6 महीने का इलाज है, 150 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी नहीं है। समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑपरेशन आशा ने टीबी के इलाज में बेहतरीन नतीजे हासिल किए हैं। हमारे सारे मरीजों ने इलाज पूरा किया है, कोई भी मरीज ने हमारा इलाज छोड़ा नहीं है। दोस्तों, ऑपरेशन आशा से डॉक्टर शैली बत्रा और संदीप आहूजा हमारे साथ यहाँ ऑडियंस में मौजूद हैं।
दोस्तों, ऑपरेशन आशा के बेहतरीन काम में अगर आप भी हाथ बटाना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाइए और अपनी नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा कराइए। आप उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। आप एयरटेल मनी के जरिए भी उनको योगदान दे सकते हैं। उसकी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा हमारी फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी ऑपरेशन आशा को 1 करोड़ रुपयों का योगदान देगी। 1% चांस है। I'll give it a try। हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। 1% जी। और जब आप ऑपरेशन के लिए जा रही थी आपको क्या लग रहा था? क्योंकि 1% बचने का Frankly चांस है। speaking, मैं गाना गा रही थी तभी। And I was, हाँ, मैं बहुत कौन सा गाना गा रही थी मुझे ये पूछिए। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसे योद्धा से मिलाना चाहता हूं जिसका नारा रहा है हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत दिखाता है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए सामने आता है। दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। हमें बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली, बम्बई की रहने वाली हैं आप? जी, मैं मुंबई से हूँ। आप क्या काम करती थी? जब भी मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ था तभी मैं बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी। क्या उम्र थी? 16। 16 साल की थी? जी। कैसे पता चला आपको? जनरल प्रैक्टिशनर ने एक्सरे करवाया तो इसे आपका जो ऊपर का लोब है वो पूरा खराब हो चुका है और आपको निकालना पड़ेगा। लंग्स, फेफड़े में। तो आप बहुत घबरा गई होंगी उस वक्त? नहीं। आप नहीं घबराई थी? नहीं घबराई थी। एक्चुअली पेरेंट्स और फैमिली इतनी ज्यादा घबराई थी तो अगर मैं भी घबरा जाती तो मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सो फिर हमने ऑपरेशन करवाया। हाँ। तो ऑपरेशन करते समय उन्होंने ये मतलब उन्हें पता चला कि अपर लोब के साथ जो लोअर लोब है उसका ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा खराब है। तो उन्होंने वो वैसा ही छोड़ दिया अंदर और थोड़े साल बाद ये पता चला कि वो आधा भी खराब हो गया और राइट का अपर भी खराब हो गया। अरे बाप रे। फिर उसका इलाज चलता रहा? जी, मैंने 6 साल दवा ली है। 6 साल? MDR की। जी, उसमें आई थिंक 400 इंजेक्शन से ज्यादा। 400 इंजेक्शन? जी। और उसके बाद जब ये नहीं हो रहा था तो यहाँ के डॉक्टर्स ने सबने कहा कि सेकेंड सर्जरी करना इज इम्पॉसिबल। कोई डॉक्टर नहीं था जो ऑपरेट कर सके मेरे ऊपर। मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप हर उस डॉक्टर के पास गए जो फेमस है, और तो उन्होंने कहा कि आप क्या पागल हो गए कि आपकी बेटी की केस ऐसी है, उसे खाना पीना खिलाओ, 6 महीने है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्यों उसके पीछे दवा के पीछे खर्चा कर रहे हो? तो आपके पिताजी भी हमारे साथ हैं विजय जी, तो डॉक्टर ने आपको सीधा बोल दिया कि 6 महीना बचेंगी ये? उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेशन कर भी कोई लेता है तो ये टेबल पे ही जाएगी, उससे अच्छा आप 6 महीना उसके साथ बिताओ, 6 महीने के बाद तो इसको जाना ही है। तो उस वक्त आपका क्या वजन क्या था उस वक्त आपका? 28 किलो। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जसलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीपाल दोषी है, तो उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने भी ये कहा कि 1% चांस है, I'll give it a try। हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। 1% जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको करना है, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स करना है, क्योंकि कैसे था ना कि तकलीफ अगर होने वाली है तो व्हाई नॉट, क्योंकि बाकी के लोग जो सफर करते हैं हमारे परिवार, वो देखा नहीं जाता। मैं खून की उल्टियाँ कर रही हूँ, खा नहीं रही हूँ। तो आप चाह रही थी कि आप जो हो जाए जल्दी हो जाए, अच्छी हुई तो अच्छी, नहीं तो फिर व्हाटएवर। तो फिर आपने वो ऑपरेशन कराया? जी। और जब आप ऑपरेशन के लिए जा रही थी आपको क्या लग रहा था? क्योंकि 1% बचने का चांस है। मैं गाना गा रही थी तभी। एंड आई वाज, हाँ, मैं बहुत कौन सा गाना गा रही थी मुझे ये पूछना? मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मैं गाना गा रही थी। तो फिर याद करिए, हमको भी बता दीजिए। वो गाना बड़े काम का है। तो मेरे पेरेंट्स वाज लाइक कि मतलब क्या, मतलब तुझे कुछ नहीं, मतलब मैं आ रही हूँ वापस, आई एम जस्ट कमिंग, थोड़े घंटे में आ रही हूँ। तो वो कुछ 4 घंटे की सर्जरी थी, लेकिन कुछ 8 घंटे लगे। तो डॉक्टर ने जब ओपन किया तो उन्होंने देखा कि सब पेट तक वो सब फैला है, तो ही कांट डू एनीथिंग। ही जस्ट थॉट कि मैं इसे फिर से बंद कर देता हूँ एंड आई जस्ट गिव अप।
लेकिन उन्होंने भी थोड़ी विल पावर दिखाई, हिम्मत उन्होंने दिखाई, किया। हाँ, हाँ। और देन उन्होंने कहा कि 3 दिन वेंटिलेटर पे रहेगी पेशेंट, फिर उसके बाद ही बता सकते हैं चांसेस। लेकिन मैं इवनिंग में होश में आई एंड सेकेंड डे आई वॉज आउट ऑफ द ICU। वाह। तो इस वक्त एक लंग आपका नहीं है? नहीं। और वो भी हाफ है, आधी है? हाँ। तो आपको फिर तकलीफ होती है, भागने वागने में तकलीफ होती मैं है? भागती नहीं हूँ। एकदम आराम से, हर चीज आराम से करते जी। और मेरी स्टोरी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी इंस्पायरिंग है। हाँ, जो लोग होप्स, क्योंकि जब मैं एडमिट होती थी हॉस्पिटल्स में ना, मेरे सामने पेशेंट्स ने खुदकुशी करते देखा है मैंने। मतलब मैं इस बेड पे सामने की पेशेंट उठ के खिड़की से बाहर कूद गई। मतलब इतनी सारी डेथ्स देखी है मैंने। तो तभी मैंने सोचा कि अगर भगवान मुझे इससे बाहर निकाल रहा है ना, तो किसी मकसद की वजह से निकाल रहा है। तो इसलिए मैं टीबी के अवेयरनेस के लिए, या फिर पेशेंट्स अगर कोई है उनको प्रेरणा मिले, उनको प्रेरणा मिले। हाँ जी। और फिर आपकी जिंदगी आगे बढ़ी? आगे मतलब मैं जब भी ये बीमार थी तो ज्यादा टाइम इंटरनेट पे सर्चिंग ये वो, तो चैटिंग करते समय आई मेट जो अभी मेरे हस्बैंड है, उनसे मैं मिली। नीरज, why don't you join us over here? Please come, please come. Come. तो क्या बात होती थी आपकी इंटरनेट पे? मुझे आपके रोमांस में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तभी रोमांस नहीं था, तभी वो फ्रेंड्स। अच्छा। मैं सब शेयर करती थी उनके साथ। आपकी बीमारी के बारे जी, में जी, जी। उनको आपने बताया था पूरा? जी। मिले, आप लोग मिले नहीं थे कभी? नहीं। फिर आगे की बात आगे कैसे बढ़ी? तो उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। हाँ। लेकिन क्या बात थी इनके बारे में जो आपको लगा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? He was my best friend. He is my best friend. He is your best friend. और इनके बारे में क्या चीज लगी आपको लगा कि इनसे आपको शादी करना है? इसने तो बहुत अभी फास्ट बता दिया सब कि किससे गुजरी। I have literally shared the pain. आप उनके साथ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। और पेरेंट्स के सामने तो उसको हैप्पी रहना था, खुश रहना था। खुश रहना था। आपको वो दर्द दिखाती थी अपना? हाँ। उसने इतना पेन सफर किया है लाइफ में, और मैं इनसे बहुत सीखा हूँ। Right now you can say I am nervous. She is not. So for me she is the strongest woman in this world. और क्या खास देखा आपने इनके बारे में? मैंने तो देखा ही नहीं था उसको। मैंने फोन पे प्रपोज किया था। अच्छा, फोन पे प्रपोज? बिना देखे प्रपोज किया। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, फोटोग्राफ भी नहीं देखा था? वो मुझे भेजती नहीं थी फोटो। तो आज पता चला कि लव इज ट्रूली ब्लाइंड है। आपके जो इन-लॉज हैं, नीरज के पेरेंट्स, उनको भी पता है पूरा आपके बारे में? जी, जी। उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत इन द सेंस दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंसर्न था कि फिक्र थी उनको? फिक्र थी कि मैरिड लाइफ यू नो हाउ इट इज की। लेकिन मैं आपको मेरे इन-लॉज के बारे में एक बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने मेरे डैडी से जब शादी करते, यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि क्या दूँ क्या लूँ ये सब, उन्होंने इतना बोला कि आपकी बेटी अभी मेरे घर आ रही है, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसकी केयर मुझे कैसे करनी है। क्या बात है। चलिए, हमें बड़ी खुशी है कि आपको जीवन साथी मिला, और नीरज जी आपको भी इतना खूबसूरत जीवन साथी मिला। बहुत ही कमाल की कहानी है आपकी, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो टीबी के मरीज हैं उनको आपकी कहानी से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्लीज वेलकम हिंदुस्तान के चहीते सुपरस्टार और मेरे प्यारे दोस्त सलमान खान। वेलकम बैक। मैं आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ ही देर में मैं स्टार प्लस पर आपके साथ लाइव रहूंगा। आप जो चाहें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने अनुभव या सुझाव मेरे साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास इंसान से मिलाना चाहता हूं। डॉक्टर आनंदे, जब आप मेरे घर आए थे रिसर्च के दौरान, तो आपने मुझे बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने आपकी
बल्कि आपके बहुत सारे पेशेंट्स की मदद की थी। जब भी कोई पेशेंट सीरियस होता था, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, पैसे नहीं होते थे, तो आप अपने पेशेंट्स को उनके पास भेजते थे और वो हमेशा आपके पेशेंट्स को हेल्प करते थे। आपने कहा कि आपने उनको 2 चिट्ठियाँ लिखी, उनका जवाब नहीं आया और आपकी इच्छा थी कि आप सिर्फ उनको थैंक यू बोलते। तो चलिए आज मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम हिंदुस्तान के चहीते सुपरस्टार और मेरे प्यारे दोस्त सलमान खान। आर्यन जी आइए, आपको जो उनको बोलना अभी आप बोल सकते हैं। बिकॉज मैंने इतनी बार लेटर लिखे जो थे, 3 बार तो हमने कोशिश की थी कि सर मैं इनके एसएमएस का जवाब नहीं देता सर। मुझे आमिर का एक मैसेज आया, बोले कि यार तू इतना अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर साहब ने तेरी बहुत तारीफ की है। मैं जवाब ही नहीं दिया, मतलब इसका क्या जवाब दूं? हाँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, थैंक यू आमिर। फिर मैं इसके घर गया, मैं बोला यार तू शो पे आ, डॉक्टर से मिल, उनको बड़ा अच्छा लगेगा और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि तू इतना अच्छा काम कर रहा है और लोगों की इतनी हेल्प हो रही है। एक्चुअली छोटी सी स्टोरी है ये। जब मेरे फादर कुछ 7 या 8 साल के थे तो मेरी दादी को टीबी हुई थी। तो उस वक्त नैनीताल के अंदर एक टीबी पेशेंट्स के लिए एक जगह थी वहाँ पर, तो वहाँ पर वो इलाज करने जाती थी। वहाँ पर 4 महीने वहाँ पर रहती थी। तो जब आई वापस एक दिन, डैड बहुत छोटे थे तो वो खेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी मेड से पूछा कि ये बच्चा कौन है। तो मेड ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा है डुल्लू, माय फादर्स पेट नेम इज़ डुल्लू। अच्छा, सो जरा बुलाओ उसको। तो एक डिस्टेंस पे आए, उससे रोक दो उसको वहाँ पर। शी सॉ हिम and she went inside and she started crying. My father didn't understand, he was too young. But you just telling me just now कि आज मैं जो सोचता हूँ कि उनका क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने एक 5-6 साल के बच्चे को देखा जो she didn't recognize my father. तो और उनको ठीक से गले भी नहीं लगा पाई, मिल भी नहीं पाई। कुछ नहीं। Well, Salman, you're doing wonderful work here. Thank you, man. And congratulations. सलमान, सरकार का जो प्रोग्राम है टीबी का, उसमें उसके बारे में कुछ कमजोरियां भी हमने दिखाई, लेकिन एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम है ये और इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या वॉलंटियर्स हों, जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जी जान लगा के वो काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान आपके हाथों। श्योर। चेन्नई के मीनाक्षी सुंदरम। लोगों की मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये काम करता रहूंगा। अहमदाबाद के धीरज कुमार। मैं किसी का जिंदगी तो बचा सकता हूँ, मेरे को तो अच्छा लगता है कि मेरे से एक अच्छा काम हो जाता है। केरल की शमशाद बीवी। टीबी पेशेंट्स की सेवा करके मुझे बहुत संतोष मिलता है, ये काम मुझे अच्छा लगता है। चंडीगढ़ की श्रीमती परमजीत कौर। जैसे हम अपने बच्चों को देख रहे हैं तो ऐसे हम अपने पेशेंट को भी देख रहे हैं। चंडीगढ़ से ही डॉक्टर जगदीश सैनी। दवाई सरकार की है, सर्विस हमारी सर्विस करने से किसी का भला हो, मुझे तो अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल से कृष्ण चंद्र दास। मेरे इलाके के लोग अगर ठीक होते हैं, इस रोग से मुक्ति पाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया। कैसे? डिवाइड एंड रूल, हमको बांटकर हम पर राज किया। टीबी के खिलाफ जंग में भी हम बटे हुए हैं, अलग हैं। राजा के लिए अलग इलाज, प्रजा के लिए अलग इलाज, और इस चक्कर में टीबी का कीटाणु और ताकतवर हो रहा है। टीबी के खिलाफ अगर हमें जंग जीतनी है तो हमें एक बात साफ समझनी होगी, या तो हम सब तैरेंगे या हम सब डूबेंगे।
इस विश्वास के साथ कि हमारे लिए हर जान कीमती है और हम किसी का भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते।